Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex classes. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे जो ट्रेंड्स थे वो ट्रेंड्स हम लोगों ने देखे थे, प्रॉपर्टीज समझी थी, ठीक है। और उन प्रॉपर्टीज को देखकर फिर हमने कहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो प्रॉपर्टीज का पैटर्न कैसे चल रहा है, मतलब अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं वो अप टू डाउन तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, किस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ये पैटर्न हम लोगों ने स्टडी किया था। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी है, एटॉमिक रेडियस देखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज और एक आयोनिक रेडियस देखा था। उसका हमने पैटर्न नहीं देखा क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर आयंस नहीं होते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स हम लोगों ने रखे हुए हैं। आयन तो बाद में जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करते तब बनते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है। अब आज की क्लास में कुछ डेफिनेशंस और बची हुई है, वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग वैलेंसी को वैसे समझ चुके हैं बट स्टिल एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे कुछ और कंसेप्ट जो मुझे बताने हैं इसके बारे में। और इसके अलावा हम लोग एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स लेके कि हम लोग को अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर तो हम कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। या फिर फॉर एग्जांपल आपको कोई दो एलिमेंट दे दिए, अब कंपेयर करने को बोल रहा है कि बताओ इन दोनों में से, आपने सारे पढ़ लिए ना प्रॉपर्टीज, तो अब बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, या ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ऐसी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हम लोगों को सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी है अभी इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक साइज की मैं बात करूं। एटॉमिक साइज की बात करूं, देखो क्या होता है, देखो हम लोगों ने एटॉमिक साइज जो है, जो पहले मैंने आपको एटॉमिक रेडियस बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस, है ना। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब फिर आप बोल रहे कि मैम ये वापस क्यों आ गया एटॉमिक साइज ही। देखो जो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस डिस्कस किया था, पहले उसकी डेफिनेशन जरा आप बताओ मुझे, आप याद करके क्या था एटॉमिक रेडियस। हमने एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन किया, हमने कहा था कि कोई एक एटम ले लो जिस एटम का हमको रेडियस डिफाइन बताना है, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, हम क्या कह रहे थे कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। इजी, बहुत इजी लग रहा था हम लोगों को, ये डेफिनेशन सुनने में इजी है, पर एटॉमिक रेडियस हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। वाई, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल एटम जो है ना वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एटम्स जो हैं वो ऐसा, आपको एक सिंगल एटम कहीं पड़ा हुआ थोड़ी ना दिख जाएगा कि आप इस एटम को पकड़ो, लो इसका नाप लो आप रेडियस, ऐसा नहीं होता ना। एटम्स जो हैं, कोई भी जो एटम्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स हैं, वो कंपाउंड्स की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स के अंदर से हमको उनका एटॉमिक साइज अभी निकालना है। तो एटॉमिक रेडियस की तो हमने डेफिनेशन क्या बोली थी, डिस्टेंस बिटवीन, हमने बोलता डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों ने कह दिया था कि ये हमारा है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। लेकिन एटम की साइज को ऐसे निकालना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, मैं फॉर एग्जांपल आप मुझे निकालना है हाइड्रोजन का रेडियस, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मुझे हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है, तो हाइड्रोजन अकेला आपको ऐसा H पड़ा हुआ कहीं नहीं दिखेगा। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ऐसे ऐसे या तो आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा, मतलब दो एटम एक साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे होंगे, या फिर आपको H2O कहीं मिलेगा, या फिर आपको H2SO4 मिलेगा, या फिर कोई और हाइड्रोजन का कंपाउंड जो है वो मिलेगा, HCl मिलेगा, मतलब जितने भी इस तरह से कंपाउंड की फॉर्म में वो आपको मिलेगा हाइड्रोजन। तो आप उस अकेले हाइड्रोजन का कैसे रेडियस निकालोगे, आप कैसे उसका साइज जो है वो पता करोगे, ठीक है। तो जो उसका एटम का जो साइज है ना वो मतलब इतना इजी निकालना है नहीं जितना हमको लगता है। हमने डेफिनेशन तो दे दी, डेफिनेशन तो यही है, ठीक है, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम लोग ले लें, और वो जो है ना उसको हम कह देंगे एटॉमिक रेडियस। पर वो ले कैसे, वो निकाले कैसे हम, जो कोई भी एटम जो है, कोई भी एटम जो है वो ऐसा सिंगलली एकदम ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, ठीक है। वो हमेशा ऐसे किसी कंपाउंड में होगा, ऐसे जैसे H2 है, दो हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं, या H2SO4 है, या H2O है, या HCl है, इस तरह से हमको मिलेगा। ऑलराइट, समझ रहे हो आप। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमने एटॉमिक साइज को दो पार्ट्स में ऐसे हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे कोवेलेंट रेडियस
और वैंडरवॉल रेडियस। अब ये जो दोनों के दोनों रेडियस हैं, ये दोनों रेडियस एटॉमिक रेडियस वाली डेफिनेशन से अलग है। एटॉमिक रेडियस वाली डेफिनेशन जो है वो थ्योरेटिकल है, कि हम लोगों ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और एटॉमिक रेडियस आ गया। अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइड्रोजन आप एक H कहाँ से ढूंढ के लाओगे, आप मुझे बताओ, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर वो H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जब आप कहते हो हाइड्रोजन गैस, जब हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2। जब आप कहते हो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2। O नहीं होता है अकेला। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ऐसे, तो आप कैसे इनका एटॉमिक रेडियस निकालोगे? ठीक है, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल मैं आयरन ले लूं। अब आयरन तो ऐसे एग्जिस्ट करता है अकेला, Fe जो है, लेकिन एक एटम नहीं होता ना। आयरन का एक टुकड़ा अगर आप लोगे, इतना सा पीस भी अगर आप आयरन का लेते हो, तो उसमें कितने सारे आयरन के एटम हैं। ठीक है, जब मैं एक एलिमेंट कोई ले रही हूं, आयरन का पीस ले रही हूं, तो उसके अंदर भी आयरन के कितने सारे एटम्स प्रेजेंट है ना। तो एक एटम तो फिर भी नहीं प्रेजेंट है ना। एक एटम हम कहां से तोड़ कर लाएं और देखें और फिर देखें उसका रेडियस। ठीक है, तो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों ने क्या बनाई है, एक प्रैक्टिकल डेफिनेशंस जो बनाई है एटॉमिक साइज की, वो क्या है, एक तो है आपका कोवेलेंट रेडियस, एक आपका है वैंडरवॉल रेडियस। ऑलराइट, तो हमारे पास में क्या है, कोवेलेंट रेडियस और वैंडरवॉल रेडियस, ये हम लोगों ने देख लिया। चलो अब देखते हैं हम लोग इनकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो मैं एक डायग्राम बना रही हूं आपको, अब उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोवेलेंट रेडियस क्या है और वैंडरवॉल रेडियस क्या है। मैं ले रही हूं H2, ठीक है, मैंने ले लिया हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन गैस जो है ना वो एक पूरे कोई बीकर में भर के रखी हुई है, कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो पूरी भरी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, अब आपको पता है कोई भी चीज जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो मैं हाइड्रोजन गैस लेकर आई हूं, उसके पार्टिकल्स क्या है, उसके पार्टिकल्स H2 है, H2 है उसके पार्टिकल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये मेरा पूरा बोर्ड जो है, ये पूरा का पूरा वो बीकर है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के बीकर के इसके अंदर कैसे हाइड्रोजन गैस अरेंज है, जरा वो देखो। ये आपका H2 का एक मॉलिक्यूल, जो थोड़ा एक सेकेंड, ये आपका H2 का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये तो आपका एक पार्टिकल है, उस हाइड्रोजन गैस के अंदर जो पूरा भर रखी है हाइड्रोजन गैस, उसका एक पार्टिकल है। उस एक पार्टिकल के अंदर क्या है, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम कोवेलेंटली जुड़े हुए हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रखे हैं, एक दूसरे को ना ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये देखो, ये वाली जो बीच की जगह है ना, ये वाली क्या है, आपकी ओवरलैपिंग वाली जगह है। ठीक है, ये तो एक है। अब एक और मैं बनाती हूं दूसरा वाला। ये आपका दूसरा वाला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली इसी तरह इस पूरे बीकर के अंदर एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, इस तरह से करके पूरे बहुत सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उस बीकर के अंदर भरे हुए हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब कोवेलेंट रेडियस और वैंडरवॉल रेडियस क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोवेलेंट रेडियस होता है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसके अंदर मैं क्या करूं ना, यहाँ दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के एटम के सेंटर का मैं डिस्टेंस ले लूं। ठीक है, सेंटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया, ये रहा आपका डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं। सेंटर, दोनों सेंटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया और डिस्टेंस का मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो हाफ करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ये जो यहां पर जो आपका रेडियस निकलेगा इसे हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। इसे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, फर्स्ट थिंग। अब बात करें वैंडरवॉल रेडियस की। वैंडरवॉल रेडियस की बात करें हम लोग, तो वैंडरवॉल रेडियस के अंदर हम कैसे दिखाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल नहीं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले रही हूं मैं। अब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के मैं इसका सेंटर ले लिया और इसका सेंटर। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है,
यहाँ पर क्या है, जब दो मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं मेरे पास में, उन दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्ट हो रखे हैं। हमें पता है ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ रखी है ना क्लासेस के अंदर पुरानी में, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, उस अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पर शेडिंग से की है ये क्या है, आपका बॉन्ड है, ठीक है। तो जब बॉन्ड बना हुआ हो उसका जब हम रेडियस निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस, और जब बॉन्ड नहीं बना हुआ है, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका जब हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने का तरीका सेम है, दोनों के एटम का सेंटर ले लो, सेंटर का डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस को मेजर कर लो और इस डिस्टेंस को आप हाफ कर दो, इसको हम क्या कह देंगे, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया आपको? अब देखो जरा डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, ये तो आपका हो गया वैन डर वाल रेडियस, और यहां पर कोवेलेंट रेडियस को मैं दिखाऊं, जब हम बात कर रहे हैं ऐसे जो दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, उसके अंदर जब हम रेडियस निकाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। और जब कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये दो एटम्स यहां पर कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। अब इन दोनों का जब मैं इनके लिए जब मैं हाइड्रोजन का रेडियस निकालूंगी तब मैं क्या करूंगी, दोनों का सेंटर ले लूंगी, सेंटर से डिस्टेंस लूंगी ये और यहां तक का, इस डिस्टेंस का मैं क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, ये डी डायमीटर इसको मैं बोल दूं, डायमीटर को मैं हाफ कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस, और ये आपका क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये आपका है कोवेलेंट रेडियस, और यहां ये वाला जो है आपका ये हो जाएगा वैन डर वाल रेडियस। ये यहां पर आर है बाय द वे, वैन डर वाल रेडियस, ऑलराइट, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन में आपको बोल के बताऊं एक बारी, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, मैं बोल रही हूं डेफिनेशन के बारे में, हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस के अंदर क्या होगा, व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड कोवेलेंटली देन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, किसका हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जब दो एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं तो उन दोनों एटम का हमने लिया सेंटर, और उन दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस जो है, सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the two centers of two atom which are covalently bonded is known as covalent radius। और वैन डर वाल रेडियस के अंदर हम covalently bonded की जगह क्या बोलेंगे, which have attraction force, बस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, the half of the center between the two the half of the distance between the center of two atoms which are attracted to each other by van der Waals force। तो इनके बीच में हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है उसका मैंने आधा कर दिया, ठीक है। किसका आधा किया हमने, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और जब हमने आधा किया सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हमने आधा किया, जिनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, तब हम क्या कहेंगे उसे, वैन डर वाल रेडियस। तो ये दो तरह के रेडियस है। अच्छा, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वैन डर वाल रेडियस जो है, वैन डर वाल रेडियस हमेशा, ये वैन डर वाल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा हमेशा, है ना, दिख रहा है ये तो आपको, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में तो क्या हो रहा है, रेडियस अपने आप छोटा हो रहा है, क्योंकि आपने दो एटम्स को आपस में ओवरलैप करवा दिया। अब आपने ओवरलैप करवा दिया और फिर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आप ले रहे हो, तो फिर तो वो आधा जब करोगे तो वो साइज वो तो वैसे ही कम आएगा, और यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पर सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो अपने आप बढ़ गया है ना। अब आप उसका बढ़ गया तो उसका आधा भी फिर ज्यादा ही होगा उससे, तो ठीक है। यहां पर जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है कोवेलेंट रेडियस के अंदर, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है। क्यों कम है, क्योंकि एटम्स ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, देख रहे हो आप ये ओवरलैपिंग, क्योंकि बॉन्डिंग है उनके बीच में। और वैन डर वाल रेडियस के अंदर एटम कोई ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे थोड़ा डिस्टेंस पे है, ठीक है, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो उनके सेंटर का बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, फिर हम उसका आधा कर रहे हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका, मैं वैन डर वाल रेडियस को मैं डिनोट कर रही हूं आर वी से, और कोवेलेंट रेडियस को मैं डिनोट कर रही हूं आर सी से। तो एक चीज आप ये ध्यान रखना हमेशा, जो वैन डर वाल रेडियस है वो हमेशा इज द ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियस हमेशा
कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर डेफिनेशन सुन लो। कोवेलेंट रेडियस के अंदर हम क्या करते हैं, द हाफ of the distance between the center of two atoms which are covalently bonded is known as covalent radius। जो दो एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेकर हाफ कर दें तो हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। और वैंडरवॉल रेडियस के अंदर हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अब वो अट्रैक्शन फोर्स है तो हम क्या कह रहे हैं कि कोवेलेंटली बॉन्डेड वाले एटम्स नहीं ले रहे हम, जो अलग अलग एटम्स हैं ऐसे, उनके बीच का हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम्स विच आर अट्रैक्टेड बाय वैंडरवॉल फोर्स, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे वैंडरवॉल रेडियस। ऑलराइट, ये क्लियर हो गया आपका एटॉमिक साइज। यहां पर हमें समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज जो है वो कैसे होता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अप जो आपकी बुक में टॉपिक दिया है वो है वैलेंसी। वैलेंसी निकालनी हम लोगों को आती है। मैं कुछ क्वेश्चंस फिर दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वैलेंसी ले रही हूं, नाइट्रोजन की निकालनी है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन की निकालो, क्लोरीन की निकालो, ठीक है, सोडियम की निकाल दो, ऑलराइट, एल्यूमिनियम की निकाल दो, इनकी कुछ निकाल दो आप। ऑलराइट, ये जो हम लोग वैलेंसी हम लोग अभी यहाँ निकालना सीख रहे हैं ना, हमको आती है निकालनी, कैसे हमको निकालना है। हम लोगों ने पहले ये स्टार्टिंग में कंसेप्ट ही हमने क्लियर कर लिया था, बट फिर यहाँ पर एक रिवीजन हो रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट मैंने ये देखा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि कुछ गूगल कर रहे थे क्या कि वैलेंसीज जो हैं उसमें मैम किसकी पूछी थी, शायद आई गेस ऑक्सीजन की। हाँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल चलो एक ऑक्सीजन का भी, उसका भी डाउट क्लियर कर देते हैं हम। ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी गई थी तो ऑक्सीजन भी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। बोला कि ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ मैम, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी में नेट पर कहाँ पर, मैंने तो ढूंढा, मुझे कहीं नहीं दिखी कि +2 दिखे वैलेंसी। देखो आप अगर नेट पर देखोगे ना, आप लोग कहीं कोई और भी देख रहे हो, कोई नेट पर देख रहे हो, बुक्स में देख रहे हो, तो वैलेंसीज जो है ना कुछ जगह पर साइन नहीं दिया हुआ होता है उनका, ठीक है, साइन नहीं दिया हुआ होता है। पर अगर साइन देगा वो तो ऑक्सीजन की +2 पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। हम देखते हैं अभी, देखो सबका देखते हैं। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं पहले। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। मैं सबके एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको अगर नहीं याद तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सको। सोडियम का है 11, एल्यूमिनियम का है 13 और ऑक्सीजन का है 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैंने सबके लिख दिया, आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। क्लोरीन का क्या हो जाएगा 2,8,7, सोडियम का हो जाएगा 2,8,1, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2,8,3 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2,6, ठीक है। अब देखो, अब आप वैलेंसी का देखो कंसेप्ट, अगर जिसको जहां डाउट आ रहा था कुछ लोगों को, तो देखो वैलेंसी यहां मैं बात करूं ये 5 है, ठीक है। अब इसकी क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को और को ले सकता है। अब कुछ जगह पे, कुछ बुक्स के अंदर, मतलब कुछ जगहों पे क्या होता है ना, इनका साइन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ बोलते हैं वैलेंसी जो है वो इसकी कितनी है, 3 है, ठीक है। पर 3 का मतलब क्या है, 3 हम ये नहीं बता सकते ना कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का करेगा क्या, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है या देना चाहता है। तो हमको ये दिखाने के लिए हम बताते हैं साइन। तो साइन का रोल ये है, वैलेंसी इसकी 3 है वो ठीक है, लेकिन जब हम साइन लिख देते हैं ना, मैं कलर चेंज करके लिख देते हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं साइन लिख देते हैं ना, तो साइन से ये पता भी चल जाता है कि वो जब कंबाइन, वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहा था हमने, ठीक है। तो जब वो किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो वो कैसे कंबाइन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को देकर करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसको हमको बताना जरूरी है। अब ये कुछ जगह पर ये पॉजिटिव वैलेंसी क्यों लिखी जाती है, क्योंकि हर बार हमें पता है आयोनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह पर नहीं होता है, कुछ जगह पर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई लेना या देना इलेक्ट्रॉन का होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पर वैलेंसी जरूर होती है, क्योंकि हमने देखा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट बॉन्ड में भले ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो रही है, पर जो ज्यादा जिसकी नेगेटिव वैलेंसी वाला जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच जरूर लेता है, तो खींचने की प्रॉपर्टी जरूर होती है। तो वैलेंसी का साइन आप जरूर लिखो, ठीक है। तो इसकी मैं वैलेंसी की बात करूं तो यहां पर इसकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये लेने का मतलब -3। यहां पर क्या करेगा, ये 7 है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, मतलब स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेना मतलब -1। सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, देने के चांसेस हैं, तो हम कहेंगे +1। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास में है 3, तो 3 की हम बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पसंद करेगा, ठीक है।
5 लेने से अच्छा है 3 निकाल दे। निकालने का मतलब है, देने का मतलब है +3। ऑक्सीजन, ये जिसका स्टूडेंट ने इसका ही डाउट पूछा था ऑक्सीजन का ही, तो ऑक्सीजन में 6 है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इसके पास में 2 ऑप्शन है ना, देखो, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। अब ज्यादा आसान क्या लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लो और स्टेबल हो जाओ अपना, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी है -2। सिर्फ 2 अगर लिखी हुई हो तो भी गलत नहीं है। देखो, अगर साइन नहीं लगा हुआ, साइन सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का लेना होगा, इलेक्ट्रॉन हम लोग लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे, सिर्फ साइन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 लिखी हुई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। +2 कहीं पर लिख दी हो इसकी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन +2 वैलेंसी कैसे बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो वैलेंसी हम लोग ये निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारी वैलेंसी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड के बेसिस पे, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है ना, ये मैं कुछ एग्जांपल्स रफ कर रही हूँ कि हम लोगों ने ये जो प्रोसेस, ये तरीका जो है वो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी कि वैलेंसी कैसे निकालनी है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, क्योंकि अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, अभी आप लोग सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीख रहे हो कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इससे तो एक ही निकलेगी आपकी। जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, जब आप देखोगे आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग तरह की जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि एक एटम, कोई एटम ऐसा होता है ना कि वो उनकी वैलेंसी जो है ना वो एक से ज्यादा होती है, ठीक है। जब वो कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी वैलेंसी जो इस मेथड से आप निकाल रहे हो तो एक ही आ रही है, मतलब जैसे ऑक्सीजन की -2 ही आ रही है, पर ऑक्सीजन जो है ना कई बार +2 वैलेंसी भी शो करता है। ऑक्सीजन कई बार +2 वैलेंसी भी शो करता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केस में है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखो, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ, मैंने आपको जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी, समझाई थी, तो उस टाइम मैंने क्या कहा था कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, ठीक है। ये कंसेप्ट आपकी बुक में नहीं समझाया, कंसेप्ट में आपकी बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अलग अलग तरह की वैलेंसीज भी होती है, बट कंसेप्ट क्लियर हो तो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद में है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो है फ्लोरीन, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है। जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं ना, तब ऑक्सीजन +2 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि इस केस के अंदर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ। फ्लोरीन जो है, अगर ऑक्सीजन के सामने कोई और होता, मतलब मान लो H2O कंपाउंड होता, अब ऑक्सीजन के साथ में कौन है, हाइड्रोजन, तो बाकी सारे एलिमेंट्स से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनाता है ना, तो फ्लोरीन खुद ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो फिर ये नेगेटिव वैलेंसी कैसे शो कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूं सिर्फ आपको मैं। तो कुछ केसेस में कुछ एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी भी होती है, मतलब क्या कहेंगे हम लोग, अगर हमको वेरिएबल वैलेंसी समझाना हो, वेरिएबल वैलेंसी, पर वेरिएबल वैलेंसी कैसे निकालते हैं, किसकी क्या होती है, वो आपके सिलेबस में फिलहाल के लिए नहीं है, उसकी टेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या होती है वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मोर देन 1, जब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, वैलेंसी मोर देन 1, एक से ज्यादा वैलेंसी कुछ एलिमेंट्स की होती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। वो अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। अब देखो, जो ये ऑक्सीजन वाला एग्जांपल मैंने बताया था ना आपको 2-6 वाला, मैं इसके अंदर इस तरीके से तो आपकी वैलेंसी -2 ही निकलेगी। इस तरीके से निकालकर अगर कोई कह दे कि +2 है तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इस मेथड से, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड से हम वैलेंसी निकालते हैं, उस मेथड से तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 ही आनी चाहिए। ऑलराइट, लेकिन जब कंपाउंड बनाते हैं, जब ऑक्सीजन कंपाउंड, मैंने आपको एग्जांपल समझाया ना कि ऑक्सीजन जब कंपाउंड बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, तो बाकी सबके साथ में तो वो -2 ही शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके साथ जब वो कंपाउंड बनाता है तब वो +2 शो कर देता है। समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है अलग अलग वैलेंसी। वो आप जब कंपाउंड्स बहुत आगे पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में अलग अलग तरह के, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस मेथड से तो एक ही निकलती है, बट एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाते हैं तो वो अलग अलग तरह की वैलेंसी शो करते हैं। ऑलराइट, ठीक है।
नाउ ये हम लोगों ने सारे जो भी इस चैप्टर के कंसेप्ट हैं फिलहाल वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो भी अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़े हैं वो सब के सब कैरेक्टर्स का एक फ्लो चार्ट यहाँ पर है, ठीक है। जैसे देखो शुरुआत हम करें आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है कुछ लेना तो आप एक साथ दे सकते हो। यहाँ आपको सारी प्रॉपर्टीज एक साथ दिख रही है कि कौन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सारे जो हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यहां जाएंगे तब इंक्रीज होंगे। हम लोगों ने जो पढ़ा था वो लेफ्ट टू राइट था, ये यहां जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका उल्टा कर दो तो यहां जाते हुए ये डिक्रीज हो रहा है। अगर उल्टी एरो कहीं पर बनी हुई है इसका मतलब वो डिक्रीज बता रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोनों के दोनों यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जाते हुए इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इधर हम लोगों ने एक साथ में सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ हम लोगों ने देख लिया है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।